एक बार की बात है, एक राजमहल में दो रानियां, रानी गौरी देवी और रानी कामिनी देवी, ये दोनों रानियां राजा राजवीर सिंह की पत्नी हैं। राजा राजवीर सिंह अपनी दोनों रानियों को एक समान प्यार करते थे, लेकिन रानी कामिनी देवी वो स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो रानी गौरी देवी से जलती थी। ऐसे ही नोक झोंक में समय बीत रहा था। अब राजमहल में खुशियाँ आने वाली थी। दोनों रानियां माँ बनने वाली थी। उस समय राजा राजवीर सिंह को खुशियों की खबर मिलती है कि उनके महल में एक नहीं बल्कि दो राजकुमारियों ने जन्म लिया है। ये सुनकर राजा राजवीर सिंह खुशी से झूम उठते हैं और वो रानी गौरी देवी के पास जाते हैं। तभी रानी गौरी देवी की दासी राजा से कहती है, राजा जी, हमें आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अब हमारे बीच रानी गौरी देवी नहीं रही। राजकुमारी को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। राजा राजवीर सिंह अपनी नवजात बच्ची को अपने हाथ में लेते हैं और बहुत रोते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन जब इस बात की खबर रानी कामिनी देवी को लगती है कि अब रानी गौरी देवी नहीं रही, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो वो अपनी बहन मीना से कहती है, अरे वाह, तुमने तो सही भविष्यवाणी की थी कि वो गौरी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। और जैसा कि आपने कहा, मेरे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। अब मैं इकलौती राजा राजवीर सिंह की पत्नी हूँ, रानी कामिनी देवी। कामिनी, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। राजा राजवीर सिंह जी रो रहे थे, मैं उन्हें दिलासा देने गई थी। उन्होंने तो अपनी बेटी को देखा तक नहीं, लेकिन तभी मैंने देखा रानी गौरी देवी की बेटी। मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो कितनी ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल परियों की तरह। रंग बिल्कुल सफेद, बालों का रंग बिल्कुल सोने जैसा, नीली झील जैसी आंखें। सच में वो बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरी ये भी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। उसकी सुंदरता पूरे राज्य में धूम मचा देगी, धूम। दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी राजा वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देख मीना बोलती है, अरे राजा जी, आइए। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा जी, गौरी बहन के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। लाइए, हमारी दूसरी राजकुमारी को हमें दे दीजिए और आप इस बात की चिंता मत कीजिए। जैसे मेरी बेटी, वैसे ही गौरी बहन की बेटी भी मेरी बेटी है। मैं दोनों में कभी कोई फर्क नहीं करूँगी। रानी कामिनी देवी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अब मुझे जाना होगा। मुझे राजा रघुवीर वर्मा से मिलना है। थोड़ा समय लग जाएगा। ऐसा कहकर राजा राजवीर सिंह दूसरे राज्य चले जाते हैं, राजा रघुवीर वर्मा से मिलने के लिए। जब कामिनी देवी की नजर गौरी की बेटी पर जाती है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जो थी। फिर कामिनी अपनी बेटी का नाम सुनिधि और गौरी की बेटी का नाम शनाया रखती है। तभी वो अपनी बहन को बुलाती है और उससे कहती है, अरे तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा था। ये तो सचमुच परियों की तरह सुंदर है और मेरी बेटी तो इसके सामने कुछ नहीं। जब तक वो गौरी जिंदा थी, तब तक उसने राज किया। अब वो मर गई तो उसकी बेटी राज करेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या तुम कुछ कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। अभी तक रानी गौरी देवी की बेटी को किसी ने नहीं देखा। अगर तुम कहो तो एक जादूगरनी की सहायता लेकर इसे हम बदसूरत बना सकते हैं। रानी कामिनी देवी तुरंत ही तैयार हो जाती है। फिर दोनों बहनें जादूगरनी से जादू टोना करवाकर बेचारी नवजात बच्ची शनाया को, जिसने अभी कुछ नहीं देखा, उसके साथ कामिनी देवी और उसकी बहन इतना बुरा कर रही थी। वो जादूगरनी शनाया को पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए गंजी और काली कर देती है और टकली कर देती है।
और उसका रंग भी बिल्कुल काला, जिसे देखकर रानी कामिनी देवी बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा, जब बड़ी होगी तो कितनी ज्यादा बदसूरत होगी। अब तो बस मेरी बेटी के ही चर्चे होंगे, इस गंजी काली कलूटी के नहीं। इसे तो कोई राजकुमारी भी नहीं समझेगा। ऐसा सोचकर मन ही मन कामिनी बहुत खुश होती है और समय के साथ सुनिधि और शनाया दोनों बड़ी हो जाती हैं। शनाया को अपने गंजे होने की वजह से और अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। सुनिधि और शनाया का जन्मदिन आता है, जिस पर राजा राजवीर सिंह बहुत धूमधाम से अपनी दोनों राजकुमारियों का जन्मदिन मनाना चाहते थे। वो राज्य के सभी लोगों को बुलाते हैं। तभी सुनिधि की कुछ सहेलियां शनाया का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे देखो देखो कैसी राजकुमारी है, गंजी काली कलूटी। ऐसी राजकुमारी तो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। राजकुमारी तो सिर्फ एक ही लगती है, वो है सुनिधि। पता नहीं इतनी बदसूरत लड़की ने राजमहल में कैसे जन्म ले लिया। इसे तो हमें राजकुमारी कहते हुए भी शर्म आती है, गंजी राजकुमारी। अगर इसका बर्थडे होता तो हम सब कभी नहीं आते। इतनी बदसूरत लड़की के जन्मदिन पार्टी में भला कोई क्यों आएगा? हम सभी तो सिर्फ सुनिधि तुम्हारी वजह से आए हैं। हाँ। देखा गंजी काली कलूटी, तेरी वजह से हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो रही है। तो इस राजमहल पर धब्बा है धब्बा। अगर मेरा जन्मदिन तेरे साथ नहीं होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपना अलग जन्मदिन सेलिब्रेट करती। मुझे तुझ जैसी काली कलूटी गंजी के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना नहीं होता। चल अब मुझसे थोड़ा दूर होकर खड़ी हो, वरना तेरा काला साया मुझे भी बदसूरत कर देगा। सुनिधि, मैं गंजी हूँ, काली हूँ, बदसूरत हूँ, जैसी भी हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारी बहन ही, और मैं भी तो राजकुमारी हूँ। इस तरह से इंसल्ट तो मत करो मेरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सब तो मेरा मजाक उड़ाते ही है, लेकिन कम से कम तुम तो मेरे दुख को समझो। मुझे भी बुरा लगता है जब ये लोग मुझे काली कलोटी गंजी कहते हैं और मुझे राजकुमारी नहीं मानते। सब बस तुमसे ही प्यार करते हैं। इसी तरह की सब बेचारी शनाया का मजाक उड़ाते थे और शनाया बेचारी बस रोती रहती थी कि वो इतनी बदसूरत क्यों है। लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि वो बहुत सुंदर थी। लेकिन ये सब तो उसकी सौतेली माँ का करा धरा है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रानी कामिनी देवी और दोनों राजकुमारी सुनिधि और शनाया को बहुत दुखद खबर मिलती है कि अब राजा राजवीर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर शनाया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। कह दो कि ये झूठ है। वो हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? अब मैं पिताजी के सिवा कैसे रहूंगी? माँ के बिना तो मैंने सीख लिया था रहना, लेकिन अब पिताजी के बिना वो भी मुझे अकेला छोड़कर माँ के पास चले गए। मनहूस करम चली कहीं की, अब रोना धोना बंद कर। जब देखो मुझे उनके सामने तेरी गुलामी करनी पड़ती थी, तो जैसी काली गंजी बदसूरत की। अब मैं सुकून की सांस लूंगी, और अगर तेरा रोना धोना हो गया होगा तो चल अपने सुंदर कपड़े और गहने उतार, फिर दासी के कपड़े पहन। अब से मैं सारी दासियों की छुट्टी कर दूंगी, क्योंकि तू हमारे लिए मुफ्त में काम करेगी। आज और अभी से तू राजकुमारी नहीं है। ऐसा कहकर कामिनी बेचारी शनाया के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार करती है। उससे पूरे राजमहल की सफाई करवाती, बर्तन साफ करवाती, कपड़े धुलवाती और उसे रहने के लिए बाहर एक टूटे फूटे स्टोर रूम में जगह देती है, और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े और खाने के लिए भी रूखा सूखा खाना देती, जिस वजह से शनाया बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है।
ऐसे ही एक दिन सुनिधि शनाया से कहती है, सुन गंजी काली कलूटी बदसूरत, जल्दी इधर आ और मेरे लिए सुनहरी बगीचे से ताजे ताजे फूल लेकर आ। जब देखो 24 घंटे कामचोर काम करने से बचती रहती है। बेचारी शनाया सुबह से घर के सारे काम कर रही थी और उसके बाद सुनिधि के लिए सुनहरे बगीचे से फूल लेने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी हिरन मिलता है जो पूरी तरह से जख्मी था। शनाया उस जख्मी हिरन की मदद करती है और जैसे ही वो थोड़ा ठीक हो जाता है तो वो एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है और वो परी शनाया से कहती है, मैं रानी सिंड्रेला परी हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे हिरन बना दिया। वो मेरी शक्तियाँ लेना चाहती थी, लेकिन समय रहते उसके चंगुल से भागकर मैं यहाँ आ गई और जख्मी हो गई। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं मर जाती, और अगर मैं मर जाती तो मेरी सारी शक्तियाँ उस जादूगरनी के पास चली जाती। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बताओ तुम क्या चाहती हो? रानी परी जी, सब मेरे रंग रूप का, मेरे गंजे होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टकली टकली काली कलोटी, पता नहीं मुझे किस किस नाम से पुकारती है। कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता और मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझे मेरे रंग रूप की वजह से बहुत परेशान करती है। कहने के लिए मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन मेरे साथ नौकरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। ठीक है शनाया, मैं तुम्हें सोने के बाल देती हूँ, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी। और जादुई सोने के बाल तो तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लगाएंगे। लेकिन शनाया, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। तुम हमेशा ही ऐसी नहीं थी। तुम्हारी सौतेली माँ ने बचपन में एक जादूगरनी से जादू टोना कराकर तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें जादुई चांदी के बाल देती हूँ, जिससे तुम अपना बदला ले सकती हो। रानी परी शनाया को जादुई सोने के बाल दे देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। पर अपनी सौतेली माँ की सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो रानी सिंड्रेला परी के जादुई चांदी के बाल लेकर महल में वापस आ जाती है। शनाया को इतना ज्यादा सुंदर देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तब शनाया अपनी सौतेली माँ और बहन से कहती है, माँ और सुनिधि, आपको पता है मुझे एक रानी परी मिली थी, जिन्होंने मुझे जादुई सोने और चांदी के बाल दिए। देखो, सोने के बाल लगाकर मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई, और चांदी के बाल अगर तुम लगा लो सुनिधि, तो तुम तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। मुझसे रानी परी ने ऐसा ही कहा था। ये सुनकर सुनिधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो नाचने लगती है और वो उससे जादुई चांदी के बाल छीनकर जैसे ही लगाती है तो वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। ये देखकर कामिनी आग बगूला हो जाती है और वो जैसे ही शनाया को मारने के लिए हाथ उठाती है तो शनाया अपनी सौतेली माँ को धक्का देकर बहुत दूर गिरा देती है और कहती है, आपकी जलन की वजह से मेरा पूरा बचपन खराब हो गया। लोगों के ताने सुन सुन कर मुझे कितना बुरा लगता था। मेरा दिल ऐसा भी करता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन आपके दिल में जरा भी रहम नहीं आया मेरे लिए। मैं ज्यादा सुंदर ना दिखूं और बदसूरत हो जाऊं, इसके लिए आपने एक जादूगरनी का सहारा लिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी सजा यही है, तुम्हारी बेटी इसी तरह से बदसूरत रहेगी और तुम्हें काल कोठरी की सजा होगी। अब तुम्हें रानी पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा कहकर शनाया अगले दिन राज्य के सभी लोगों को राजमहल में बुलाती है और अपनी सौतेली माँ की सारी सच्चाई सबको बताती है। तो राज्य के सभी लोग भी कामिनी को काल कोठरी की सजा सुनाने के लिए कहते हैं और उसे काल कोठरी की सजा हो जाती है और सुनिधि इसी तरह हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो जाती है।
इसी तरह दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल जाती है और शनाया राजकुमारी बनकर एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। ओ कितनी सुंदर हो तुम अवंतिका, चंदन जैसा मुख है तुम्हारा और बांसुरी जैसी काया और केश जैसे कोई नागरानी। तुम्हारे रूप के आगे कौन टिक पाएगा। देखना एक दिन इसी राजमहल में कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा जो तुम्हें सोने की पालकी में अपने साथ ले जाएगा। खुद से बातें करती हुई ये है राजकुमारी अवंतिका, जो रूपनगर के राजा वीरेंद्र सिंह की एक लौती संतान थी। अवंतिका दिखने में काफी सुंदर थी और इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। अरे सौम्या बेटी, जरा पीने के लिए पानी तो देना थोड़ा सा। ये लो बाबा, और खाना भी तैयार है। आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बिटिया, मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ बाबा, आप हंस क्यों रहे हो? पता है बिटिया, तुम्हें जब भी देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। बिल्कुल उसी की छाया हो तुम, उतनी ही सुंदर और उतनी ही समझदार। बाबा कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटी, दुखी मत हो। वो जहाँ भी है हमें खुश देखकर खुशी होगी। ये है कुलदीप और उसकी बेटी सौम्या। कुलदीप रूपनगर में कुम्हार का काम करता था। कुलदीप की पत्नी की मौत कुछ साल पहले हो गई थी और तब से सौम्या ही घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसका रूप हमेशा खिला खिला ही रहता था। जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी अवंतिका थी। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं राजकुमारी अवंतिका। आज तो मतलब मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूँ दासी। जी क्षमा राजकुमारी, मेरे कहने का मतलब था आज आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आज तो आपको चाहे जो राजा या राजकुमार देख ले वो आप पर मोहित होकर पागल ही हो जाए। सही कहा, पूरे रूपनगर राज्य में मेरे जैसा रूप किसी का नहीं है। अब हाँ राजकुमारी। क्या हुआ दासी, तुम इतना विचार करके क्यों बोल रही हो? नहीं तो राजकुमारी, आप ही सबसे सुंदर हैं। हाँ सच में। जो मन में है मुझसे वो कहो, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। वो राजकुमारी, नगर में एक कुम्हार है कुलदीप, उसकी बेटी, उसका नाम सौम्या है। सुना है बड़ी सुंदर है। दिन भर मिट्टी में काम करके भी उसका रूप नहीं कुम्हलाता। दासी के मुंह से सौम्या के रूप की तारीफ सुनकर अवंतिका बुरी तरह से जल गई। वो अपनी आँखों से सौम्या को देखना चाहती थी, तो वो फौरन ही अपनी पालकी में बैठी और सीधा कुलदीप कुम्हार के आंगन में जा पहुंची। उसने देखा उसका चेहरा सोने की तरह दमक रहा था और उसके लंबे बाल घुटनों तक आ रहे थे, जो उसके रूप में 4 चांद लगा रहे थे। सौम्या का इतना सुंदर रूप देखकर अवंतिका गुस्से से आग बगोला हो गई और फिर नहीं, ये नहीं हो सकता। एक साधारण सी लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। राजकुमारी, सुंदरता पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो तो ईश्वर का दिया सौभाग्य होता है। नहीं, मैं उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दूंगी दासी। तुम जाकर एक ऐसा विष तैयार करो जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। लेकिन राजकुमारी, हम उस लड़की के प्राण नहीं ले सकते। महाराज को पता चला तो? किसने कहा कि मैं उसके प्राण लेना चाहती हूँ? मुझे नफरत तो उसके लंबे बालों से है, जो उसे मुझसे ज्यादा सुंदर बना रही है। मैं चुपके से उसके बालों में ऐसा लेप लगाऊंगी कि उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। फिर देखूंगी कि कैसे वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। जाओ, अब जाकर वो करो जो मैंने कहा है। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी अवंतिका के कहने पर दासी ने विष से भरा हुआ एक लेप तैयार किया
और फिर रात के अंधेरे में राजकुमारी अपनी दासी के साथ चुपचाप कुलदीप के घर पहुंची, जहां सौम्या जमीन पर चटाई डालकर सो रही थी। उसके घने बाल देखकर अवंतिका को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन उस विषैले लेप को सौम्या के बालों पर लगा दिया। लेकिन उसके बाद अगली सुबह जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हे ऊपर वाले, ये क्या है? क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बेटी, तुम्हारे बाल। क्या हुआ मेरे बालों को बाबा? अपने बाबा की बात सुनकर सौम्या अपने बालों को हाथ में पकड़ती है, जो अब काले की जगह एकदम सुनहरे हो गए थे और अब सौम्या पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उधर राजमहल में अवंतिका भी मुस्कुरा रही थी। दासी, अब तक तो उस बेचारी के सारे बाल झड़कर टूट गए होंगे। उसकी सारी सुंदरता एक झटके में खत्म हो गई होगी। अब तो निश्चित है इस पूरे रूपनगर में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। हाँ राजकुमारी, इसमें कोई संदेह नहीं। दासी की बात सुनकर अवंतिका जोर जोर से हंसने लगी। वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में अब पूरे नगर को पता चल चुका था। हर कोई सौम्या को देखने उसके घर पहुंच रहा था। अरे बाप रे, ये तो सच है, तेरी बाल तो वाकई बदल गए सौम्या। पता नहीं मौसी, कल तक तो सब कुछ ठीक था। मेरे बाल काले थे, पर जब मैं सुबह उठी तो मेरे बाल एकदम से सुनहरे हो गए। ऊपर वाले की कृपा है तुझ पर। पता नहीं क्या जादू हुआ है, पर तू तो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी है। उस औरत की बात सुनकर सौम्या शर्मा गई। सौम्या के सुनहरे बालों की बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर नगर का सबसे बड़ा सुनार भी कुलदीप के घर आ पहुंचा। अरे गोविंद राम जी, आप क्यों पधारे? मुझे ही बुलवा लिया होता। नहीं कुलदीप, सुनो, तुम्हारी बेटी पर ऊपर वाले की कृपा हुई है। उसके बाल सुनहरे हो गए हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझे गोविंद राम जी। तो बुलाओ अपनी बेटी को, जरा उसके बाल तो दिखाओ। गोविंद राम ने सौम्या के बालों को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। और फिर क्या हुआ गोविंद राम जी? ये बाल सिर्फ सुनहरे रंग के ही नहीं बल्कि असली सोने के हैं। ये तो सच में चमत्कारी है। पर ये सब हुआ कैसे भाई? कुलदीप ने उस सुनार को सारी बात बताई। ऊपर वाले का चमत्कार मानकर गोविंद राम ने सौम्या के आगे हाथ जोड़ लिए और वहाँ से चला गया। अब तो नगर का बच्चा सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में जान गया था और फिर जल्दी ही ये खबर अवंतिका तक भी पहुंच गई, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दासी! जी राजकुमारी। राजकुमारी की बच्ची, तुमने क्या मिलाया था उस लेप में? ऊपर वाले की सौगंध राजकुमारी, उस लेप में जहरीला विष ही था, जिससे उस सौम्या के बाल जल जाने चाहिए थे। पर पता नहीं कैसे वो सोने के बन गए। अगर ऐसा है तो एक काम करो, जाओ वो लेप फिर से लेकर आओ और उसे फौरन मेरे बालों पर लगा दो। लेकिन राजकुमारी, जितना कहा गया है उतना करो। अवंतिका ने उसी लेप को अपने बालों पर अच्छी तरह से लगवा लिया और फिर आराम से सो गई। लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। अपने आप को शीशे में देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसे इस हाल में देखकर उसकी दासी चुपचाप वहाँ से भाग निकली और फिर अवंतिका ने रोते हुए कहा, हे ऊपर वाले, ये क्या षड्यंत्र है? ये कैसी माया है आपकी? मेरे सामने आइए। मेरे साथ अन्याय हुआ है, धोखा किया है आपने। उस गरीब कुम्हारी को सोने के बाद और मुझे ये श्राप दिया आपने।
कई दिनों तक ऊपर वाले के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी अवंतिका के सर पर एक भी बाल नहीं उगा। बड़े से बड़ा वैद्य भी कुछ नहीं कर सका और तब जाकर अवंतिका को समझ आया कि ये सब उसके अपराध का दंड है, जिसे हर हाल में उसे भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसने खुद जाकर सौम्या और उसके पिता कुलदीप को सारा सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कोई बात नहीं राजकुमारी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और ये विश्वास भी है कि ऊपर वाला आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर आपको क्षमा कर देंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ऊपर वाले से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सौम्या से बात करके अवंतिका को बड़ी शांति मिली और फिर अगली सुबह वो चमत्कार भी हो गया जिसकी उम्मीद अवंतिका ने छोड़ ही दी थी। उसके बाल उसे वापस मिल गए थे, जिन्हें देखकर अवंतिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वो बदल चुकी थी। उसने खुद की सुंदरता पर ध्यान न देकर अपने राज्य की जनता की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया, जिसके बाद वाकई वो सबके दिलों पर राज करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।